अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कि कनाडा की पीआर किस तरह से ली जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है। आज मैं आपको स्टेप वाइज सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी। उन तमाम लोगों के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो आज की वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के मज़ीद कंटेंट के लिए, और इसे उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो कनाडा आना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कनाडा आने का क्या तरीका है बेसिकली। सबसे पहली चीज़ होती है, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मैंने ज़रा चलते चलते बनाई थी और इस तरह से डिटेल में शायद मैं नहीं समझा सकी थी। तो आज की वीडियो में मैं वही बातें ज़रा डिटेल में आप लोगों को समझाने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, पीआर जो होती है बेसिकली होती है परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है, जो इंसान किसी मुल्क का परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है तो वो वहाँ रहने का हकदार होता है। वो उसको वहाँ से नहीं निकाल सकते जब तक उसकी परमानेंट रेजिडेंसी वैलिड होती है, बनिस्बत उन लोगों के जो विजिट वीज़ा पर या किसी टेम्प्रेरी वीज़ा पर आए हैं। वहाँ और टेम्प्रेरी वीज़ाज में ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी अगर चेंज कर ले तो वो उन लोगों को किसी भी वक्त मुल्क से बाहर भेज सकती है। वो डिपेंड कर रहा होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर। लेकिन पीआर पर जो होते हैं वो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, जिस तरह से नाम बता रहा है, तो वो वैसे ही वो परमानेंटली वहाँ रह सकते हैं। और कुछ सालों में वो वहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, और वो उस मुल्क के परमानेंट सिटीजन्स बन जाते हैं और उनको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये फ़र्क होता है परमानेंट रेजिडेंट्स में और दूसरे वीज़ाज में। दूसरे वीज़ाज क्या होते हैं? दूसरे वीज़ाज होते हैं फॉर एग्जांपल वर्क परमिट्स होते हैं, स्टूडेंट वीज़ाज होते हैं, और दूसरे जैसे रेफ्यूजीज होते हैं, या इस तरह के डिफरेंट जो वीज़ाज की कैटेगरीज होती हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, नाम उनके बहुत हैं। पीआर में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन मेन बात यही है कि पीआर में और बाकी वीज़ाज में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पीआर वाले यहाँ मुस्तकिल रह सकते हैं, उनको कोई बाहर नहीं भेजेगा कनाडा से। तो फ्रेंड्स, बेहतर ऑब्वियसली यही है कि पीआर पर आएँ, और इस वक्त आज की वीडियो में सिर्फ पीआर वालों के लिए ही बनाऊंगी, क्योंकि अब कनाडा के हालात बहुत चेंज हो गए हैं। आप लोगों को पता ही है, ओवरऑल वर्ल्ड के हालात चेंज हो गए हैं। तो फैमिलीज़ को स्पेशली रिस्क नहीं लेना चाहिए कि वो इन हालात में एक ऐसी जगह चले जाएं जहां पर कोई बाद में उनको वापस भेजने का कहे। तो बेहतर ये है कि आप सेफ साइड रहें, आप पीआर पर ही आएँ। दूसरे वीज़ाज वाले लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि जब तक हमारी पीआर नहीं होती हमें किसी भी वक्त यहाँ से वापस भेजने का वो कह सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आएँ तो सेफ तरीके से आएँ, ताकि यहाँ आकर हमें कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, पीआर का क्या तरीका है? पीआर का तरीका है, जैसे कि कमेंट्स में भी अक्सर लोग मुझसे नॉक कोड के बारे में बात करते हैं। हम अपनी जो हमारा प्रोफेशन होता है उसका हर प्रोफेशन का नॉक कोड होता है, जो कि आप खुद सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर लें तो आपको आ जाएगा कि हाँ, इस प्रोफेशन का नॉक कोड का ये नंबर है। और नॉक कोड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि इस नंबर के लिए ये कैटेगरी है, इस नंबर के लिए ये कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेज, उन सब की कैटेगरी अलग अलग नॉक कोड्स हैं, और वो सब आते हैं हेल्थ की कैटेगरी में। इसी तरह जो इंजीनियर्स होते हैं और डिफरेंट इंजीनियर्स, जैसे इलेक्ट्रिकल और जैसे आईटी प्रोफेशनल्स और इस तरह के जो लोग हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी होती है, वो स्टेम कैटेगरी होती है। तो इस तरह से मज़ीद और फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फ्रेंच की कैटेगरी है, और इस तरह से बहुत सारी वैरायटी ऑफ कैटेगरीज हैं। तो अब सीन ये है कि आप सबको पता होगा कि कनाडा के हालात बहुत चेंज हो गए हैं। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दिया है, फिर ये अमेरिका के साथ जो चीज़ें चल रही हैं, तो इन हालात में न्यू इमिग्रेंट्स को बुलाना जो है वो इतना इजी नहीं रहा जितना पिछले कुछ सालों में रहा है। इवन जो पिछला साल था अभी जो गुजरा है 2024, उस तक भी काफ़ी बेहतर हालात थे जब 2024 स्टार्ट हुआ है उस वक्त। लेकिन इस वक्त कनाडा के हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं पहले की निस्बत। तो अब हम उस एकदम से चेंज हुए हैं। आप यूँ समझें कि अगस्त के बाद से ना एकदम से नई न्यूज़ आने लग गई कि अब LMIA एक्सेप्ट नहीं हो रहा, फिर ये कि कुछ लोगों के वीज़ाज कैंसिल हो रहे हैं, और इस तरह की न्यूज़ आने लग गई, जिसकी वजह से पता चला कि अब पीआर के अलावा कोई और ऑप्शन जो है वो सेफ ऑप्शन नहीं है फैमिली के साथ आने के लिए। तो पीआर अब कैसे लेते हैं?
पीआर के लिए सबसे पहले चीज़ ये होती है कि आप अपने नॉकआउट को जब जान लेते हैं, मालूम कर लेते हैं कि हमारी ये कैटेगरी हम इसमें फॉल करते हैं, तो आप उस कैटेगरी के लिए एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल डालते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल अगर आप डालते हैं, उससे पहले का एक तरीका होता है कि आप CRS कैलकुलेटर एक चीज़ होती है, उस पर जाएं, उसमें जाकर अपनी सारी डिटेल्स डालें और उसमें मैं एक एक चीज़ मेंशन करें, अपनी क्वालिफिकेशन। अब देखें, क्वालिफिकेशन हमें पहले से नहीं पता कि कनाडा हमें कितना रैंक करता है, कि हमारी क्वालिफिकेशन उनकी किस डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान की जो 16 ईयर एजुकेशन है वो यहाँ का बैचलर कंसिडर किया जाता है। अगर किसी ने पाकिस्तान का MPhil किया है तो वो यहाँ का मास्टर्स कंसिडर किया जाता है, और अगर किसी ने पाकिस्तान का PhD किया है तो वो यहाँ का रिसर्च लेवल एजुकेशन कंसिडर की जाती है, जो कि हाईएस्ट होता है। और इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर है या डेंटिस्ट है तो उनके जो 4 ईयर जो पूरी उनकी डिग्री है, जैसे MBBS होता है, BDS होता है, वो यहाँ का मास्टर्स या प्रोफेशनल डिग्री कंसिडर की जाती है। मास्टर्स और प्रोफेशनल दोनों बराबर होते हैं। तो प्रोफेशनल डिग्री कंसिडर हो गई, मींस के उसको मास्टर्स जितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब आपने CRS में अपनी डिग्री को डालना है कि हमारी इस लेवल की डिग्री है, आपको खुद पता होगा कि अब वो किस लेवल की है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना IELTS का, इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी स्कोर है वो अंदाजे से डाल दें। अगर आपने अभी तक IELTS नहीं किया तो आप डिफरेंट स्कोर्स डाल डाल के चेक करें कि इतना स्कोर आएगा तो मेरे इतने पॉइंट्स बनेंगे, इतना स्कोर आएगा तो मेरे इतने पॉइंट्स बनेंगे। इस तरह से फिर आपका टोटल जो स्कोर, और उसके अलावा आपके स्पाउस की डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी एक फैमिली अप्लाई करती है PR के लिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों, तो उन दोनों को चाहिए कि वो दोनों ही IELTS दें। मेन एप्लीकेंट के अलावा जो, अगर हस्बैंड मेन एप्लीकेंट हैं तो वाइफ को भी चाहिए कि वो भी IELTS का एग्ज़ाम दें, और वो भी अपनी एजुकेशनल जो डिग्रीज हैं वो सारी कनाडा के किसी इदारे से वो करवाएं, इक्विवेलेंसी वहाँ से निकलवाएं लाजमी। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये कि ऑल्दो शी इज़ नॉट द मेन एप्लीकेंट, बट स्टिल उनकी वजह से उनके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं मेन एप्लीकेंट नहीं थी, मेरे हस्बैंड मेन एप्लीकेंट थे, लेकिन मैंने IELTS दिया था, और मेरे IELTS के स्कोर की वजह से हमारी जो एप्लीकेशन थी, जो प्रोफाइल बनी थी एक्सप्रेस एंट्री में, उसमें हमारे 18 पॉइंट्स बढ़े। मेरी एजुकेशन की सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो वैसे अटेस्ट होने थे, मतलब वो एक लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उसके टोटल जो स्कोर बन रहा था वो था 9। तो 18 + 9 कर लें, ये कितने होते हैं, और ये पॉइंट्स मेरी वजह से सिर्फ ऐड अप हुए थे। और उसके अलावा वो सारे जो मेरे हस्बैंड के ऑलरेडी थे, उनके अपने IELTS के और उनके अपने डॉक्यूमेंट्स के और सारी चीज़ें। तो ये हो जाता है कि जब दोनों मिलके कर लेते हैं अपने अपने, तो बहुत ज़्यादा स्कोर हाई हो जाता है, और जितना हाई स्कोर होगा उतना ज़्यादा चांस है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेलेक्ट हो सकती है। तो उसके अलावा ये कि अगर कोई मज़ीद सीख ले, मैं फिर बार बार कहूँगी, फ्रेंच के बारे में मैं बहुत बोलती हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कनाडा आने का। अगर कोई फ्रेंच में का भी टेस्ट दे देता है तो वो यहाँ के लिए वो भी इंग्लिश के बराबर ही एक लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। हमारे लिए तो फ्रेंच कोई और ज़बान है, इंग्लिश मेन है, लेकिन कनाडा वालों के लिए फ्रेंच और इंग्लिश बराबर हैं, तो वो फ्रेंच के मार्क्स को भी वैल्यू देते हैं। और अगर आपको फ्रेंच आती है, और आप अगर आप स्टेम कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, या आप हेल्थ में कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में कर रहे हैं, अगर फ्रेंच के भी ऐड हो जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, आपका स्कोर और ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो CRS कैलकुलेटर को यूज़ करने के बाद आपको फ्रेंड समझ आ जाएगी कि जी ये तरीका है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, आपकी एज क्या है। अगर एज जितनी कम है उतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, मतलब जो उनकी एज लिमिट है उससे तो ऊपर होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा भी एज नहीं होनी चाहिए। 40 से कम जितने लोगों की एज होती है, वो उनका चांस होता है कि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। और उसके अलावा CRS करने के बाद अब करना क्या है, अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स कनाडा में आपने अटेस्ट करवाने हैं, उससे पहले आपको वो अटेस्ट कराने होते हैं पाकिस्तान में HEC से। HEC ऑल्दो हमें डिग्रीज तो दे देता है, लेकिन वो हमें अटेस्ट हुए बगैर मिलती हैं। पाकिस्तान में जो हमारे पास डिग्रीज हैं वो पाकिस्तान में ही सिर्फ वैलिड हैं, वो हम दुनिया में कहीं और नहीं यूज़ कर सकते, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक HEC उनको अटेस्ट नहीं करता। तो अपनी डिग्रीज को सबसे पहले हमने HEC से अटेस्ट करवाना होता है। उनका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, और
अपनी डिग्रीज डालनी होती हैं। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि इस डेट पे आपकी अपॉइंटमेंट है, इस दिन आप आएँ और आके अपनी अटेस्टेड डिग्रीज जो हैं वो ले लें हमसे। तो वो हमें अटेस्ट की हुई सील पैक होके हमारी डिग्रीज मिलती हैं HEC से, और वही सेम डिग्री जो है वो हमें भेजनी होती है कनाडा के किसी इदारे में। हमने भेजी थी वेस्ट में, WES। तो वेस्ट में जाकर आपने अपनी डिग्रीज मतलब वेस्ट में जाकर नहीं, वेस्ट में आपने सबमिट करानी है, यहाँ से बाय पोस्ट भेजनी होती हैं। और उसके बाद कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं, मतलब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आजकल तो 3-3, 4-4 महीने भी लग रहे हैं, बहुत बहुत टाइम भी लग रहा है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। 6-6 महीने भी लगे हैं लोगों के। तो वैसे इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद डिग्रीज अटेस्ट होती हैं। वो बताते हैं कि आपकी डिग्री जो है वो इस डिग्री के बराबर है, हमारी यहाँ की इस एजुकेशन के बराबर है। तो जब वो आ जाता है, और मीनवाइल आप अपना आइल्स कर लेते हैं, या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट मजीद करना है तो वो कर लेते हैं। तो उसका आइल्स का रिजल्ट आपका आपकी जो वेस्ट से हुई हुई टेस्ट डिग्रीज हैं वो, और बाकी सारी चीज़ें जो आपके पासपोर्ट्स और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हुए होते हैं एप्लीकेशन में, वो सारा कुछ आपने सबमिट कर देना है, और आपकी चली जाएगी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल। अब आपकी जो भी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल हेल्थ है या जो भी है, तो उसके ड्रॉ का आपने इंतज़ार करना है कि अब इसका जब ड्रॉ निकलेगा तो फिर मेरा चांस है। ठीक है, अगर कुछ लोग जो कनाडा में रह रहे हैं और उनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है, जॉब करने का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी होती है। उस कैटेगरी का जब ड्रॉ निकलेगा तो उन लोगों का जो हर ड्रॉ का ना एक कट ऑफ स्कोर होता है। कट ऑफ स्कोर से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल किसी ड्रॉ का स्कोर है, कट ऑफ स्कोर है जी 510 फॉर एग्जांपल। तो अगर किसी के पॉइंट्स आए हैं 520 या 525 या 530, तो वो सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, उन सब के ITAs आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से होता है। वो अपनी मर्जी से चूज नहीं करते कि ये बंदा हमें अच्छा लगा है, इसकी प्रोफाइल अच्छी है, चलो इसको कनाडा बुला लो, इस तरह नहीं होता। यहाँ स्कोर में जो स्कोर है वो सब लोगों को ITA जाता है। जिसका स्कोर कट ऑफ स्कोर से ऊपर का है उन सबको ITAs मिल जाएंगे। इवन जिसका कट ऑफ स्कोर, मतलब अगर 510 कट ऑफ स्कोर था और 510 ही आपके पॉइंट्स थे, तो आपकी भी सिलेक्शन हो सकती है। और उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स जिसके भी हैं वो सब सिलेक्ट होंगे, और उन सबको आएंगे ITAs इन्विटेशन टू अप्लाई। यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट फिर आपको इनवाइट करेगी कि आओ अब अप्लाई करो PR के लिए। फिर आपकी 60 डेज का आपको टाइम पीरियड मिलता है। उन 60 डेज में आपने परमानेंट रेजिडेंसी की जो एप्लीकेशन है वो फिल करनी है और फिर अप्लाई करना है। और उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन्ड होते हैं। वो उसमें सारा जो हमारी डिटेल्स हैं, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे जो अब तक के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और सारी हमारी हिस्ट्री होती है, हमारा यहाँ तक के आय, कलर, हाइट, एक एक चीज़ पूछी होती है। फैमिली के एक एक मेंबर का सब कुछ पूछा हुआ होता है, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पेरेंट्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके सारा, मतलब बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, वर्क एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें। तो वो हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसके साथ उसकी फ़ीस पे करनी है, साथ प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने हैं। जो बैंक में हमारे पास अमाउंट है, जो उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट है कि इतनी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, वो प्रूफ ऑफ फंड्स एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले आपके बैंक में मौजूद होने चाहिए। यानी कि जिस वक्त आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल डालते हैं उससे पहले ही आप बैंक में अपने पैसे जमा करा लें। तो वो जब देखेंगे ना कि इतने अरसे से इनके पास पैसे हैं, इट मीन्स ये इनके अपने ही हैं, उन्होंने ये कंफर्म करना होता है, तो ये पैसे आपके पास पहले से मौजूद होने चाहिए। तो उसके बाद आप लोगों ने प्रूफ ऑफ फंड्स भी शो कर दिए, पैसे, उनकी फ़ीस भी पे कर दी, फिर आपका PR प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब वो आपकी प्रोफाइल को ज़रा देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं कि हाँ वाकई लोगों को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। वो आपका बैकग्राउंड वगैरह चेक करें। फिर बीच में हो सकता है वो आपसे कोई क्वेश्चंस भी पूछें किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जब एप्लीकेशन अप्लाई हुई थी तो उन्होंने हमसे पूछा था ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में, 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे कि कहाँ गए थे, क्या हुआ था, ये सारा इस तरह भी। फिर उसके बाद वो आपको बुलाएंगे मेडिकल के लिए और बायोमेट्रिक्स के लिए। वो एक ईमेल आ जाती है और हमने खुद फिर अप्लाई करना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। मेडिकल के लिए भी वो उनका अपना डॉक्टर्स का एक पैनल है, वहीं हमने जाना है, उसके अलावा कहीं हम मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। और बायोमेट्रिक्स के लिए भी हमने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उन लोगों को ईमेल करनी है या कॉल करनी है, और फिर अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, और उसके बाद हम उसी टाइम पे एग्जैक्टली हमने पहुंचना होता है और हमारा ये काम होता है। तो इसके बाद फिर क्या है, फिर वेट है।
अब वो जो वेट है ना वो हर एक के लिए बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, पता नहीं क्यों। कुछ लोगों का मैंने सुना है 1 साल का इंतज़ार है, मेडिकल्स हो गए थे, सब कुछ हो गया था, फिर 1 साल वेट किया, 2 साल वेट किया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विद इन अ मंथ आ गया, जैसे कुछ लोग होते हैं किसी का 6 मंथ्स बाद आ जाता है। मतलब इसका फिर कोई पता नहीं होता कि वो कब आ रहा है, हर एक के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है ये। तो जब हमने अप्लाई किया था, हम भी बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा 1 साल बाद आया, कुछ लोग कह रहे थे हमारा 1 महीने में आ गया, कुछ लोग कह रहे थे हमारे 3 मंथ्स लगे थे। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, तो इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और हालात पर डिपेंड करता है बेसिकली, अब जो गवर्नमेंट के हालात हैं, आई डोंट नो आजकल क्या चल रहा है, तो ये बस लक की बात है, नसीब में जिसके जब है वो उस वक्त उसको मिलता है। तो जब वो होता ये है कि वो हमें फिर एक गोल्डन ईमेल उसको बोलते हैं, वो ईमेल सेंड करते हैं, विच मीन्स कि अब हम अपने पासपोर्ट्स भेज दें उनकी एम्बेसी में, और वो हमारा वीज़ा स्टैंप कर देंगे और हमें दे देंगे COPR। COPR मीन्स कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। यानी कि जिस दिन हम पासपोर्ट्स जमा कराएंगे VFS के ऑफिस में, पासपोर्ट्स भी स्टैंप हो जाएंगे, उस पर वीज़ा लग चुका होगा कनाडा का, और साथ हमें एक लेटर मिलता है जो हमारा लैंडिंग पेपर कहते हैं, जिसको दिखाकर हमने लैंड होना होता है कि वी आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा। तो वो COPR होता है, वो हमें उस दिन मिलता है VFS के ऑफिस से, जब हम अपने पासपोर्ट्स कलेक्ट करने जाते हैं। और COPR मिलने के बाद हम किसी भी दिन, नेक्स्ट डे भी आप बेशक फ्लाइट लें और कनाडा पहुंच जाएं। और आपने पहुंचना कब तक है? जब तक आपके मेडिकल्स एक्सपायर ना हो जाएं। जिस दिन आपके मेडिकल्स एक्सपायर होंगे उसके बाद आप वहां नहीं जा सकते, वो आपको दोबारा से फिर वेट करना होगा, पूरा प्रोसीजर दोबारा करना होगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब आपके मेडिकल्स हुई हैं उसके 1 साल के अंदर अंदर आपने कनाडा में लैंड होना है। तो फ्रेंड्स, ये था सारा प्रोसीजर PR के प्रोसेस का लैंड होने तक, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी टिकट्स बुक करानी है और आप लोगों ने चले जाना है पाकिस्तान को छोड़ के कनाडा। तो ये उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एक क्लियर पिक्चर सामने आई होगी और आपको समझ आया होगा। और देखें, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रोफेशन का जो नॉक कोड है उसका कितना चांस है PR मिलने का, तो आप अपना प्रोफेशन टाइप करें और उसका नॉक कोड सर्च करें और उसी नॉक कोड पे आप रिसर्च करें कि वो उसकी कितनी सिलेक्शन है। मैंने अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आजकल के हालात टफ हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोर हाई हो चुका है, जो कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस स्कोर को अचीव करें, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के पास ना कनाडा की एजुकेशनल डिग्री है, ना ही उनके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है। ये 2 चीज़ें जिनके पास होती हैं उनका स्कोर हाई हो जाता है। तो हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती हैं बेसिकली, तो इसलिए हमारा स्कोर डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोग देखें कि आपकी क्या डिग्री है। प्रोफेशन टू प्रोफेशन चीज़ें वेरी करती हैं। आजकल यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स को और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बुला रही हैं, या सिर्फ फ्रेंच वालों को बुला रही हैं, बस यही चीज़ें हैं जो मुझे पता है और मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ। तो फ्रेंच सीख लें जिनके पास नहीं है, डॉक्टर जो लोग नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है, नर्सेज नहीं है, और जो लोग कंस्ट्रक्शन में नहीं है, सिविल इंजीनियर्स नहीं हैं, वो लोग फ्रेंच सीख के आ सकते हैं और बड़े इज्जत से आ सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आ सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको कोई बेनिफिट मिला होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो फ़ौरन इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन तमाम लोगों के साथ जो इस नॉलेज को जानने के हकदार हैं, जिनको ज़रूरत है कि उन्हें ये सारी बातें पता हों। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल पे एक्टिव रहिएगा, वीडियो सारी देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।